गुड इवनिंग। बाल कैसे हो रहे हैं भाई? हाँ, अब ठीक लग रहा है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, नमस्ते। हाउ आर यू? हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थे, मैकेनिकल वेव का इक्वेशन बना रहे थे। आप लोगों ने मैकेनिकल वेव में ये देखा कि कोई भी डिस्टरबेंस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है उसको वेव कहते हैं। तो डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगा, इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाएंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहेंगे। तो ओरिजिनल पोजीशन को एक्स कहते हैं, ओरिजिनल पोजीशन को एक्स कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टरबेंस को वाई कहते हैं। तो कोई भी पार्टिकल जितना डिस्टर्ब हो गया वो वाई है, और जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था वो एक्स है। तो अगर इसमें कोई भी वेव नहीं ट्रैवल कर रहा होता तो ये सारे पार्टिकल यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस पे बैठे दिखाई देते नीचे, तो वो एक्स है, 1 2 3। और ये y1 फिर y2 और y3 ये सब पार्टिकल ऐसे ऊपर उड़ गए, तो उसको डिस्प्लेसमेंट y कह रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे होंगे। अगर वेव हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होंगे या परपेंडिकुलर होंगे। और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये पार्टिकल आगे या पीछे खिसकते हुए दिखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई थी? फिर मैंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो से आपको वेव का पिक्चर भी बनवा दिया कि वेव ऐसा है। अब इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, थोड़ा हमने फंक्शन बना दिया। फिर मैंने कल लास्ट में बहुत ही चालाकी से ये पता लगाया कि ये जो वेव का फंक्शन है ये कोई जनरल फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ भी एक्स और टी डाल दिया किसी भी फंक्शन में और ये वेव फंक्शन बन गया। कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें एक पर्टिकुलर तरीका है ऐड होने का। मतलब ये फंक्शन हमेशा समथिंग इनटू एक्स प्लस या माइनस समथिंग इनटू टी होना चाहिए। कल हमने ये सीखा। हमारा एक्चुअल फंक्शन आया था एक्स माइनस नहीं टी माइनस एक्स बाय सी, याद आया? टी माइनस एक्स बाई सी। फिर मैंने बोला टी माइनस एक्स बाई सी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्स बाय सी है या टी इंटू सी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि टी और एक्स के पावर 1 में बीच में साइन प्लस या माइनस लगाए, यानी एक्स रेज टू पावर 1 और टी रेज टू पावर 1 आपस में विद सम कांस्टेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी है। ठीक है, मैं कुछ एक दो एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए, अब देखो कंडीशन क्या है मैं बताता हूं एक को। इसकी इसको वेव मोशन में दो चीजें हमको ध्यान देनी है। एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए, तो लिखा है इफ y इज, अच्छा मैं ना नेक्स्ट पेज कर देता हूं। हाँ, यहाँ खाली पेज में कर देता हूं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी कर दिया। तो इफ इक्वेशन ऑफ वेव मोशन ऐसा होना चाहिए। इफ y का वैल्यू फंक्शन में ए एक्स प्लस बी टी है तो वेलोसिटी का वैल्यू b बाई ए अलोंग या टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अगर फंक्शन में माइनस लगा है, यानी दोनों टर्म के बीच में माइनस लगा होगा, तो स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ वेव है ये। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्यों है ये मैं अभी बताता हूं। b बाई ए तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। याद करो हमने लिखा था t माइनस एक्स बाई सी। टी को अकेला करेंगे तो b कॉमन ले लेंगे। अगर मैं पूरे इक्वेशन से b कॉमन ले लूं तो ये यहां b नीचे पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा a अपॉन बी।
तो अभी ए को भी और नीचे भेज देंगे तो x अपॉन b अपॉन a हो जाएगा, विच विल बी x बाई सी। याद है क्या? t माइनस एक्स बाई सी, यानी कि यहां जो टर्म आएगा वो 1 बाई सी जैसा होगा। तो टर्म आ रहा है a बाई बी, अगर a बाई बी 1 बाई सी जैसा है तो c का वैल्यू b बाई a हो जाएगा। मैंने जो बोला वो समझे क्या? फंक्शन ऑफ कांस्टेंट बाहर ले ली, b बाई a माइनस टी, ऐसे। तो t के आगे 1 हो तब x के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, अगर t के सामने नंबर 1 है, मतलब t का मल्टीपल अगर 1 है, तो x के डिनोमिनेटर में जो नंबर था, हमने कल का इक्वेशन बनाया था t माइनस एक्स बाई सी, याद है अनीशा? तो यहां पे t के सामने b है, तो b हटाओगे कैसे? b से डिवाइड कर दो इक्वेशन को। अगर b से डिवाइड करोगे तो x के नीचे b अपॉन a बचेगा। x माइनस टी बाई सी नहीं था दिव्यांश, t माइनस एक्स बाई सी था। x माइनस टी बाई सी नहीं था, t माइनस एक्स बाई सी था। हाँ। तो c का वैल्यू b बाय आया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कल मैंने गलत लिख दिया था, हाय राम। उसको सही कर लो, फिर उसको सही कर लो। मैंने ये लिखा x इक्वल टू एक्स, t इक्वल टू टी पे जो वेव पल्स पहुंचेगा उसको यहां से यहां पहुंचने में x बाई सी टाइम लगेगा। अगर यहां t इज इक्वल टू टी पे पहुंचेगा तो x इक्वल टू 0 पे टाइम का वैल्यू t माइनस डेल्टा टी, यानी कि t माइनस एक्स बाय सी पर पहुंचेगा। यहां पे तो सही लिखा होगा, यहां पे भी गलत लिखा था। ये जब सिखा रहे थे बताओ, ये सही था। फिर मैंने बोला इसका मतलब जो फंक्शन x कॉमा टी का आने वाला है वो फंक्शन x की जगह 0 और t की जगह t माइनस एक्स बाई सी होना चाहिए। इसका मतलब y का, यहां पे अगर गलत लिखा है तो सही कर लेना आप लोग, है ना। y का फंक्शन होना चाहिए फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई सी। आप चाहो तो c ऊपर भेज दो, x माइनस सी टी लिख दो, x प्लस सी टी लिख दो। लेकिन ये कैसे पता चला x माइनस सी टी एक्स प्लस? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान ध्यान इधर। यहां से वेव पल्स चला और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो पहले x इक्वल टू एक्स पे पहुंचेगा या पहले 0 पे पहुंचेगा? मतलब अगर इधर से जा रहा है तो पहले किस पॉइंट को क्रॉस करेगा, 0 को या x को? 0 को पहले क्रॉस करेगा। अगर x पर पहुंचने का टाइम t है तो 0 पे पहुंचने का टाइम t माइनस एक्स बाई सी होना चाहिए पहले। तो टाइम पहले है, इसका मतलब है t माइनस एक्स बाई सी। अगर वेव पल्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा होता और यहां से चलते चलते x को क्रॉस करता फिर 0 पे पहुंचता, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा होता, तो 0 पे पहुंचने का टाइम हम क्या लिखते, चलो बताओ। अगर x इक्वल टू एक्स वाले पॉइंट पर t इक्वल टू टी पे कोई वेव पल्स पहुंचेगा तो x इक्वल टू 0 पे कब पहुंचेगा? t प्लस एक्स बाई सी। टी, तो अब समझना, जो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है उसमें साइन माइनस आना चाहिए, और जो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है उसमें साइन प्लस आना चाहिए। ये बात समझ गए? ये लॉजिक है,
इससे कुछ ज्यादा डेराइव नहीं करो कि अच्छा सर फिर पूरा इक्वेशन इसी डेराइव, ना ना ना। मैंने बोला प्लस और माइनस आने का एक मेथड ये है जिससे हम समझ सकते हैं कि जिस आंसर में प्लस आ रहा है इक्वेशन में, वो वाले वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहे होंगे, प्लस तो नेगेटिव में, और जिसमें दोनों नंबर के बीच में माइनस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहे होंगे। क्या ये लॉजिक इस पिक्चर से समझ में आ गया? कोई नहीं पूछ रहा ये लॉजिक, हमको केवल अपने लिए सीखना है कि हमको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कोई एग्जाम में सवाल नहीं पूछने वाला कि प्लस है तो, वो तो देख के तुम बता ही लोगे, लेकिन तो फिर प्लस है तो इधर की तरफ प्लस क्यों आ रहा है, माइनस उधर क्यों आ रहा है, ये कोई नहीं पूछ रहा। ये केवल अपने सेटिस्फेक्शन के लिए है कि इक्वेशन देख के हमको ऐसा जबरदस्ती नहीं रटना पड़े, हमको आइडिया रहे कि यहाँ पे पहुंचने का टाइम अगर टी है तो यहाँ पहुंचने का तो टी से कम ही होगा, यानी माइनस वाला आंसर आएगा। और नेगेटिव एक्स एक्स में चलने वाला वेव होगा तो पहले एक्स पे पहुंचेगा बाद में टी पे, तो उसका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यही मैंने लिखा है, देखो ये लिखा है y अगर प्लस का साइन है तो c का वैल्यू b बाई ए अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर यहां माइनस का साइन है तो फिर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेगा। ठीक है, वेव इक्वेशन देख के आप वेलोसिटी भी बता पाएंगे, और एक मिनट है, यहां पे एक आध स्लाइड और एक आध चीज और सिखानी है, स्लाइड लगा देता हूं। हाँ, नोट कर रहे हैं, नोट कर लो भाई। पीछे वाला नोट करना है क्या? वो तो हमने लास्ट क्लास में करा था, वही लिखा है, ये वाला नोट कर लो। ठीक है, अब देखो मैं इसमें आपको एक दो इक्वेशन बताता हूं, और वो इक्वेशंस को देख के आप समझ जाना कि कैसे हम लोग वेव पहचान रहे हैं। तो वेव के लिए बेसिक कंडीशन समझना, अभी मैथमेटिकली कंडीशन भी लिखेंगे, लेकिन इंसानी कंडीशन है ना, इंसान हम लोग हैं, तो इक्वेशन देख के कैसे पता लगाएंगे। एक, कंडीशंस ऑफ वेव इक्वेशन, वेव मोशन की जब इक्वेशन लिखोगे तो उसकी कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन, y शुड बी फाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, यानी x और t का वैल्यू इनफाइनाइट हो भी जाए लेकिन y का वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे साइन के फंक्शन होते हैं, साइन थीटा के, साइन थीटा का आप देखे होगे तो उसका रेंज जो है +1 से -1 के बीच में ही चलता रहता है, देखा है कभी आपने? यानी ऊपर उड़ेगा तो +1 तक जाएगा, नीचे भी जाएगा तो -1 तक जाएगा, तो दो नंबर के बीच में चल रहा है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दे तो x का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन y का वैल्यू कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसे फंक्शंस होने चाहिए जिसमें y इनफाइनाइट या अनडिफाइंड ना हो। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि सांप जैसा फंक्शन होना चाहिए, y सांप जैसा होता है, सांप जैसा हो या ना हो, इनफाइनाइट ना हो, है ना। दूसरा, y जो है फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt होना चाहिए।
यानी x का पावर 1 और t का पावर 1 के बीच में ही प्लस माइनस, और दोनों एक साथ होने चाहिए। पूरे फंक्शन में कहीं पर भी ये एक साथ रह सकते हैं। मतलब अगर ax प्लस bt को मैं कोई p या q लिख दूं तो पूरा फंक्शन p या q का फंक्शन हो जाए, फिर कहीं पर भी x और t ना दिखे। मैंने जो बोला वो बात समझे? अगर मैंने ax प्लस bt का फंक्शन है, देखो मैंने लिखा, अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, पहचानना। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x माइनस 5t का होल स्क्वायर। वेव है कि नहीं? y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस 5t का होल स्क्वायर। वेव है कि नहीं? y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर माइनस 3x प्लस 5t। y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर लॉग लिख देते, लॉग 3x माइनस 5t का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस 5t कॉस 3x प्लस 5t। अब बताइए इसमें से कौन कौन से इक्वेशन वेव इक्वेशंस हैं? तो आप पहला देखो, इसमें इससे तो मैच कर रहा है, ax प्लस बीटी तो लग रहा है, ax प्लस बीटी तो लग रहा है, लेकिन ये फंक्शन जब इसका वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी भागेगा, इस 3x माइनस 5t का वैल्यू अगर मैंने इंफिनिटी रखा तो y का वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब अगर ये देखो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये ऐसे उड़ते हुए कहां तक जाता है, एंड पॉइंट इसका कहां चला जाता है, एंड पॉइंट कहां चला जाता है, इंफिनिटी पे चला जाता है इसका। तो ये वाला नहीं है। अच्छा ये वाला बताओ, इसमें अगर डिनोमिनेटर वाले टर्म का वैल्यू 0 हो जाए, डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपको ना, मतलब कोई रहम नहीं करना है, कहीं एक पॉइंट पर भी डिफाइन, चाहे इंफिनिटी पे इंफिनिटी बन जाए, चाहे बीच में इंफिनिटी बन जाए, किसी भी जगह पर किसी भी वैल्यू के लिए इंफिनिटी बन जाए, तो उसको वेव नहीं लेना है। चाहे फंक्शन मैच करता हुआ दिखे कि सर प्लस और प्लस लगा हुआ है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलता हुआ वेव है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर 1 अपॉन समथिंग है और ये समथिंग का वैल्यू 0 हो जाए, क्या ये वैल्यू 0 हो सकता है क्या? अगर देखो होल स्क्वायर जरूर है, लेकिन x का और t का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये वाला अनमोल कह रहे हैं कि ये पहला वाला समझ नहीं आया। ये वाला ये तो अभी कल से पढ़ रहे हैं कि कोई भी रैंडम फंक्शन नहीं हो सकता। x और t के फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है, तो देखो हर फंक्शन में मैंने x और t के बीच में प्लस या माइनस लगाया, x का पावर 1 और t का पावर 1। लेकिन वो किसी भी फंक्शन के अंदर हो सकता है, उसकी चिंता नहीं करनी कि सर ये तो होल स्क्वायर है, अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt जैसा बन जाएगा। हमको उसकी चिंता नहीं है, ये किसी भी फंक्शन के अंदर हो सकता है। जैसे ये होल स्क्वायर के अंदर है, क्या अंदर है, ax प्लस बीटी या ax माइनस बीटी, किसी के अंदर रखा हो, अकेला हो, साइन के अंदर हो, कॉस के अंदर हो, लॉग के अंदर हो, किसी के फंक्शन के अंदर हो सकता है। जैसे एक्सपोनेंशियल के अंदर दिख रहा है, अगर मैं 3x प्लस 5t को q मान लूं तो e रेस्ट टू पावर माइनस q हो जाएगा, तो फिर x और t अलग से कहीं दिखाई नहीं देने चाहिए। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि द फंक्शन शुड बी फंक्शन ऑफ x एंड t एडेड और सब्ट्रैक्टेड। x और t आपस में एडेड और सब्ट्रैक्टेड दिखेंगे अंदर फंक्शन के, बट फंक्शन का बाहरी रूप कुछ भी हो सकता है। तो सर एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, हाँ जी, तो लॉग वाला भी हो सकता है, हाँ जी। ये वाला क्यों नहीं है वेव फंक्शन?
क्योंकि अगर मैं इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ भेजूं तो ई रेस्ट पावर प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और प्लस इंफिनिटी भी हमको अलाउड नहीं है। तो ये सारे फंक्शन सेकंड लॉजिक को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट लॉजिक पे सही नहीं बैठ रहे। लॉग वाला फंक्शन आपको पता है 0 पे लॉग इंफिनिटी हो जाता है, कुछ सुना है माइनस इंफिनिटी, तो ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन साइन और कॉस वाले तो काम कर सकते हैं। भाई साइन का वैल्यू भी कभी प्लस माइनस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कॉस वाला। तो ये वेव फंक्शन है कि नहीं है? ये वेव फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे एक जगह 3x माइनस 5t लिखा है और दूसरी जगह 3x प्लस 5t लिखा है। या तो दोनों जगह ही 3x माइनस 5t या दोनों ही जगह 3x प्लस 5t होना चाहिए। इसका मतलब है एक ही बार ax प्लस bt आ सकता है, ये बार बार अलग अलग ax और अलग अलग bt नहीं आ सकते। गेम समझ गए क्या? ऐसे नहीं कह सकते कि सर इसमें दो दो वेलोसिटीज हैं। प्लीज रिपीट थर्ड पॉइंट। विच इज थर्ड पॉइंट भाई? दो ही पॉइंट है। हाँ, ई वाले में एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपने देखा हो तो ई रेस्ट पावर एक्स का एक्स के साथ ग्राफ ऐसे चलता है लल्ला, ऐसे। तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ग्राफ इसका उल्टा चलता है, ऐसे। तो अगर मैं नेगेटिव में पीछे जाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल कर्व इंफिनिटी पहुंच जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाते हैं तो ई रेस्ट पावर एक्स का आंसर इंफिनिटी हो जाता है। तो नेगेटिव इंफिनिटी पे जाते हैं तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का आंसर नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगा, वैसा है। चलिए, ये अलाउड इसलिए नहीं है, यहां पे गड़बड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन 3x माइनस 5t और 3x प्लस 5t हो गए, दो नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वेव का एक फंक्शन के एक हिसाब से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलता हुआ वेव है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलता हुआ वेव है, ये दो वेव नहीं हो सकते। एक ही होगा, यानी ax प्लस बीटी होगा या ax माइनस बीटी होगा, एक ही जगह होगा, ये 10 जगह नहीं हो सकते। समझ गए क्या? तो बहुत हजारों फंक्शंस बनाए जा सकते हैं दुनिया में, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। जो भी तुम्हें ax प्लस बीटी दिखे एक जगह समेटा होगा, या एक ही टर्म होगा जो बार बार भी आ रहा होगा, तो वो एक ही टर्म होगा, रिपीटेड। जैसे अगर साइन 3x माइनस 5t कॉस 3x माइनस 5t लिख देते तो ये वेव मोशन सही हो जाता। इतनी बात समझ गए क्या? ओके। तो मैं पॉपुलर वेव मोशंस के फंक्शन दिखा रहा हूं आपको, समझ नहीं आया शुरू से? हाँ, इनफाइनाइट देखो। अच्छा बताओ दिव्यांश, मुझे एक चीज बताना, वेव यानी डिस्टरबेंस आगे क्यों चलता है? जैसे वो तो मर्जी होती है हमारी, जैसे हमारे को किसी ने झापड़ मारा, हमने दूसरे को मार दिया, तो वो तो मेरी मर्जी है, वो वेव नहीं है। वेव में जैसे पानी में पत्थर फेंक दें, धागे में ऐसे झटका मार दें, साउंड क्रिएट कर दें, तो वेव ट्रैवल क्यों करता है? बोलो। उसी में इसका जवाब है। वेव ट्रैवल इसलिए करता है क्योंकि सिस्टम यानी मीडियम में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पार्टिकल विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। हाँ, तो अगर मैंने मीडियम के एक हिस्से को डिस्टर्ब कर दिया तो उसका पार्टिकल दूसरे पर फोर्स लगा के वापस अपने शेप को रीगेन करने के लिए वापस आएगा। तो मतलब आगे गया, फोर्स लगाया तो आगे गया, फोर्स हटा लिया तो इट विल ट्राई टू कम बैक। तो अपने जो डिस्प्लेसमेंट से आगे वाले ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के वहां से अपोजिट में फोर्स लेके अपनी जगह पे वापस आएगा। तो दूसरा पार्टिकल जिसको धक्का लग गया वो तीसरे वाले को धक्का देके अपने ओरिजिनल शेप पे आएगा, तीसरा वाला चौथे वाले को धक्का देके ओरिजिनल शेप पे आएगा, पांचवा पे ऐसे करके। तो सारे पार्टिकल एक बार पुश होंगे फिर वापस आने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी।
लेकिन अगर कोई पार्टिकल पे इतना धक्का लगा दो कि वो इंफिनिटी पे चले जाए, तो बताओ किसी भी मीडियम का इलास्टिसिटी इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट तक काम करता है? यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे होने चाहिए, छोटे या बहुत लार्ज या इनफाइनाइट? जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वेरी स्मॉल। तो y का फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? यूनिट की बात नहीं कर रहे, नंबर कैसे होने चाहिए? हमेशा डिफाइंड फाइनाइट होने चाहिए कि नहीं? कोई भी नंबर इनफाइनाइट हो सकता है क्या? कि हमने एक पार्टिकल को ऐसा फोर्स लगाया कि उड़ के इंफिनिटी चला गया, तो क्या वो वापस आएगा? इसलिए हमने क्या बोला कि लॉजिकली देखो, फंक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेव को अगर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस फंक्शन में कुछ खास बात होनी चाहिए, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वेव की जगह कोई भी और चीज बना रहा होता जिसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, वेव में हमारे साथ लिमिटेशन है ना, कि किसी भी मटेरियल का इनफाइनाइट इलास्टिसिटी नहीं होता, वो एक रेंज के अंदर ही वाइब्रेट कर सकता है, तभी अपने शेप को रीगेन करेगा। क्या बात समझ गए आप थोड़ी थोड़ी? इसलिए y का आंसर कैसा होना चाहिए हमेशा? y का आंसर कैसा होना चाहिए? y का वैल्यू हैज टू बी वेरी स्मॉल। लेकिन आप कहते हैं सर स्मॉल और लार्ज तो कुछ होता नहीं, वो तो यूनिट पे होता ना। आप बोलेंगे 1 मिलीमीटर, मैं बोलूंगा 1000 माइक्रोमीटर, मेरा नंबर बड़ा हो गया। 1000 तुम बोल सकते हो, यूनिट छोटा करके नंबर बड़ा कर सकते हो, लेकिन क्या इंफिनिटी बोल सकते हो? सो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं। हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी का डिस्प्लेसमेंट अनडिफाइंड नहीं हो सकता। इसलिए ये y अनडिफाइंड, यानी 1/0 इंफिनिटी ऐसा नहीं आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बात में दम आया क्या? ठीक है, हम इसको बहुत खींचेंगे नहीं। अब मैं आपको एक दो जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल बताता हूं जो आप समझना। देखो ये पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम में यही 3-4 एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल दिखेगा। पहला एग्जाम्पल है वेव मोशन का। ऐसे मैंने जनरल फंक्शन बना रहा हूं, 5/2 + 3x - 5t का होल स्क्वायर। ये वेव फंक्शन मोशन है। बोलो क्यों? अगर मैं इसको कुछ भी लिख दूं, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर होने से ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसको छोटे से छोटा यानी 0 भी कर दूं, तो भी y का मैक्सिमम आंसर 5/2 ही आएगा। y का मैक्सिमम आंसर 5/2। अगर डिनोमिनेटर को कितना भी बढ़ाओगे तो y का मिनिमम आंसर 0 आएगा। यानी ये फंक्शन 0 से 5/2 के बीच में ही बदलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो क्या y कहीं अनडिफाइंड हो रहा? पिछली बार 2 नहीं था। देखो 2 अगर नहीं होता, ये यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा है प्लस के साथ, तो गड़बड़ हो सकती है। माइनस लगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको आइडिया लगे, अरे यार ये तो डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हर जगह डिफाइंड है। हर जगह डिफाइंड है और इनफाइनाइट भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब हुआ ये वेव फंक्शन हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं x और t के बीच में पावर 1 के साथ प्लस माइनस लगाए कि नहीं। तो यहां लिखा 3x का पावर 1 5t का पावर 1, उसके बीच में प्लस या माइनस। ये बताओ इस वेव का वेलोसिटी कितना है और किस डायरेक्शन में? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस वेव? c का वैल्यू बोलो, c। बोलो। b/a, b/a, पॉजिटिव x एक्सिस। कोई पहचान पाया? दूसरा y इज इक्वल टू मॉड लगाए। मॉड और होल स्क्वायर दोनों ही भाई भाई होते हैं। भाई मतलब होल स्क्वायर वैल्यू तो अलग होती है, भाई भाई होते हैं। मॉड भी किसी भी आंसर को नेगेटिव नहीं होने देता, होल स्क्वायर भी। पावर इवन हो या मॉड लगाओ, आप समझ जाइए मेरा खेल वहां पे एसएचएम इसका बनने वाला वेव का। देखो एक्सपोनेंशियल का पावर इतना लिख दिया, ये मॉड के अंदर लिख दिया। कोई भी नंबर मॉड में लिखा हो नेगेटिव हो सकता है क्या?
मतलब ये वाला नंबर हमेशा प्लस रहेगा, आगे माइनस लगाए तो पावर हमेशा माइनस रहेगा। बोलो समझ गए क्या? अगर इसका पावर हमेशा नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव नंबर डालो या नेगेटिव, ई का पावर माइनस एक्स जैसा ग्राफ है। अब ई का पावर माइनस एक्स में अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव डालो तो भी वही आंसर, माइनस डालो तो भी वही आंसर, तो ये ऐसा बनेगा। अगर मैं इसमें जीरो डाल दूं, जीरो जीरो डाल दूं, जीरो जीरो, तो ई रेस्ट पावर जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है। यानी 5 ऐसे, ये ऐसे चलेगा 5 तक, फिर ऐसे चलेगा, ऐसा वेव पल्स बनेगा इसका। x इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे ऐसा वेव पल्स बनेगा। क्या चीज? पीपीटी तो मैं वैसे ही बढ़ा ले रहा हूँ। रिमोट चाहिए क्या? ये होता है? अच्छा, ये होता है फंडा। हाँ, माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल 1/e⁻x भी बना सकते हैं। तो अब x का वैल्यू बढ़ाते हो, 1 समथिंग बढ़ रहा है, तो 1/∞ भी करोगे तो जीरो बनेगा ना। तो ये हमारा इस तरह का फंक्शन है। तो ये वेव मोशन है। c का वैल्यू 3/2, डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस। ये पहचान गए ये वेव? मॉड की जगह होल स्क्वायर पावर 4 पावर 6 लिखा हो तो भी वेव। तो लोग पहचान गए क्या? बच्चों, लग रहा सो गए तुम लोग। अच्छा, फिर हमारा मोस्ट लव्ड, सबसे प्यारा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव साइन वेव। प्लेन 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 का मतलब है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, प्लेन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। प्रोग्रेसिव का मतलब है जिस ये जो हम वेव पढ़ रहे हैं उनका नाम प्रोग्रेसिव वेव रख दिया दुनिया में। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करते आगे एक पॉइंट से दूसरे, ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव। किन वेव्स को, जिसको हम वेव कह रहे हैं वो सब ट्रैवलिंग वेव है, प्रोग्रेसिव। तो ये शब्द सुन के चौंकना नहीं कभी। बोलता है हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है, अरे बोलो नॉर्मल वेव होती है ना, वाई इज इक्वल टू ax माइनस बीटी वाली, उसी की बात हो रही। एक्स माइनस बीटी वाली ट्रैवल करती है, तो प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग। तो ये हो गया प्लेन, प्लेन मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। साइन, साइन वेव तो लिखा ही है देखो, साइन वेव। और प्रोग्रेसिव का मतलब है जिसमें ये प्लस माइनस लगा होता है। इसमें सी का वैल्यू क्या है? ओमेगा बाई के। ये प्लेन प्रोग्रेसिव साइन वेव हार्मोनिक वेव है, मतलब अपने आप रिपीट करने वाली वेव है। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टाइम पीरियड टी, के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा। कैसे आया वो अभी बताता हूं, आप इसमें मेन मेन चीजें लिख लीजिए। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये एसएचएम में हमने देखा था कि एक पार्टिकल अगर वाइब्रेट करता है तो एक ऑसिलेशन में 2 पाई का फेज बदल जाता है। तो टाइम टी में अगर 2 पाई का फेज बदल जाएगा तो यूनिट टाइम में जो फेज बदलेगा उसको फेजर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपको एसएचएम में याद होगा, पार्टिकल का ओमेगा हम निकालते तो बोलते थे ओमेगा कांस्टेंट रहता है और पार्टिकल टी टाइम पीरियड में 2 पाई का फेज बदल जाता है उसका, 2 पाई बाई टी। ये के एक्स में भी वैसा ही टर्म है, के एक्स। तो अब मैं 2-3 टर्म लिख देता हूं। एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, टी को कहते हैं टाइम पीरियड,
और लैम्डा को कहते हैं वेवलेंथ। साइन वेव में ये सारे टर्म मैं आपको सिखा देता हूं, आपको वैसे पता भी है लेकिन सीख लीजिए। 9th में जब आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का एक रिलेशन बनाया होगा, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ऐसा इक्वेशन बनाया था रिलेशन। चलिए, ये हमारा सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट वेव है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, ऐसे फंक्शंस दिए हैं तो आप इनको सॉल्व करोगे, लेकिन अगर कोई फंक्शन नहीं दिया तो डिफॉल्ट फंक्शन साइन वेव का है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? अगर वेव का फंक्शन नहीं दिया है तो हम हमेशा कौन सा फंक्शन मान के चलेंगे? साइन वाला फंक्शन। साइन मतलब कॉस भी हो सकता है, यही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक साइन वेव। ये बात दिमाग में रखना। If the function is given to us, we will solve the function which is given to us. But if the function is not given to us, we will automatically assume that this is going to be a sine wave. ये नोट कर लो भाई। हाँ, कॉस वाले को भी साइन, साइनोसोइडल फंक्शन बोलते हैं। साइनोसोइडल मतलब कि साइन और कॉस ये इस फैमिली का फंक्शन, साइन कॉस। क्योंकि फेज डिफरेंस अगर 90 कर दे तो ये साइन की जगह अपने आप कॉस आ जाएगा। यहां अगर π/2 लिख दूं तो साइन विल बिकम कॉस, तो साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल है, इसलिए कॉस वाले को भी साइन वेव ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं। वेवलेंथ, अगर साइनोसॉइडल फंक्शन में रिपीटिंग पल्स, रिपीटेड पल्सेस दिख रहे हैं आपको, तो एक कंप्लीट पल्स का लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। ये y और x का फंक्शन है। यानी कि वेव एक बार वायर में साइन वेव ट्रैवल कर रही थी, मैंने उसका फोटो खींच लिया, तो वायर कहीं ऊपर दिख रहा है कहीं नीचे दिख रहा है, तो जीरो से सेम एक पूरे पल्स का जो पूरा लेंथ है उसको बोल दिया वेव लेंथ। क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस भी वेवलेंथ, ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस भी वेवलेंथ। क्रस्ट मतलब हाईएस्ट पॉइंट, ट्रफ मतलब लोएस्ट पॉइंट, समझ गए? प्लस ए वाले क्रस्ट हो गए, माइनस ए वाले ट्रफ हो गए, और जीरो से आगे वाला जीरो मतलब कि जीरो से जीरो विद सेम वैल्यू, सेम स्लोप। ये सब आपको पता है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना। वेवलेंथ कितने लेंथ को कहते हैं? एक पूरे पल्स के लेंथ को कहेंगे भाई। तो सर ट्रांसवर्स में कैसे? ये तो ट्रांसवर्स में हो गया, लॉन्गिट्यूडनल में कैसे देखेंगे? जहां मैक्सिमम कंप्रेशन से मैक्सिमम कंप्रेशन वाला पॉइंट है, वहां से वहां के गैप को वेवलेंथ कहेंगे। जहां मैक्सिमम रेयर फैक्शन से मैक्सिमम रेयर फैक्शन है, वहां से वहां के गैप को भी वेवलेंथ कहेंगे। कुछ आपको याद आया फोटो? हाँ, ये सब बिल्कुल बेकार चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी है कि एक पार्टिकल एक टाइम पीरियड में कितनी बार, मतलब एक टाइम पीरियड में एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट होगा। जैसे ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके अगर हवा में रख दिया, तो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो हवा में जो साउंड क्रिएट करेगा वो भी 50 हर्ट्ज का होगा। तो हवा में भी ऐसे वाइब्रेशन ट्रैवल करेंगे, तो हर पार्टिकल 50 बार वाइब्रेट करेगा एक सेकंड में। तो हमने देखा कि मान लो जैसे वेव पल्स कैसे ट्रैवल करता है वो देखना। ऐसे है मान लो ये वेव पल्स, ये वेव पल्स जब आगे चलेगा तो केवल x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को देखना। जब ये वेव पल्स आगे चलेगा तो थोड़ी देर बाद ये वेव पल्स आपको ऐसा दिखेगा, कुछ सा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है।
मैं थोड़ा और बेटर बनाता हूं। तो ये पार्टिकल देखो थोड़ा अभी हाइट में चला गया, यानी येलो वाला जो साइन वेव था वो पहला वेव था, वो आगे खिसक गया और वेव नंबर 2 यानी कि वाइटिश दिख रहा है अभी। तो ये आप येलो वाला पार्टिकल देखो वाई वाले पोजीशन पे चला गया, तो ये ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो वेव पल्स जितनी देर में आगे तक पहुंचेगा उतनी देर में ये पार्टिकल पहले यहां से ऊपर जाके किसी मैक्सिमम पॉइंट ए तक पहुंचेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आके यहां वापस आएगा। तो क्या पार्टिकल अपनी ही जगह पर एक ऑसिलेशन ठीक उतने ही टाइम में करेगा जितनी देर में वेव पल्स पूरा क्रॉस कर जाए इस पॉइंट को। जैसे अल्टीमेटली आप देखोगे कि जब वेव पल्स पूरा क्रॉस कर चुका है तो पार्टिकल पूरा ऊपर जाके नीचे जाके वापस आ चुका है। ये बात समझ गए क्या? वेव पल्स जब पूरा पूरा इस पॉइंट से क्रॉस कर जाएगा तो वेव पल्स के साथ साथ पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे वापस आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि वेव पल्स को लैम्डा डिस्टेंस चलने में, मतलब इस वेव को लैम्डा डिस्टेंस चलने में टाइम वही लगा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल होता है। देखो, एक पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर गया, बीच में आया, नीचे गया, फिर बीच में आया, यानी कि पार्टिकल ने जितनी देर में एक ऑसिलेशन करा उतनी देर में एक वेव पल्स आगे ट्रैवल कर गया। तो वेव चला लैम्डा और टाइम लगा टी। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस चला लैम्डा, टाइम लगा टी। अगर 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख दे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। चलो ये जो लिख लो ना, हो गया। इतना सब समझने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, लेकिन फिर भी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। वेवलेंथ जो होता है, चलो पहले स्पीड लिख देते हैं। स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम, और ये डिपेंड्स ऑन बोथ सोर्स एंड मीडियम, क्योंकि ये रेशियो है। स्पीड का फॉर्मूला बना दिया, लेकिन वेव की स्पीड केवल मीडियम पर डिपेंड करती है। कैसे? एक ट्यूनिंग फोर्क को हवा में रखो, 50 हर्ट्ज का है। दूसरा ट्यूनिंग फोर्क को हवा में रखो, वो 60 हर्ट्ज का है। लेकिन वाइब्रेशन जो क्रिएट करेगा वो एयर के थ्रू ट्रैवल होके जाएगा। तो एयर अपनी एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट को देगा, चाहे वो एक सेकंड में 60 टाइम्स दे या एक सेकंड में 50 टाइम्स दे। एयर जो ट्रैवल कराएगा वो स्पीड एयर पे डिपेंड करेगी, बनाने वाले ट्यूनिंग फोर्क पे नहीं। ट्यूनिंग फोर्क एक सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। अगर 50 हर्ट्ज का है तो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन हवा में रख देगा, लेकिन वो ऑसिलेशन आगे भागेंगे एयर की वजह से, एयर की इलास्टिसिटी की वजह से, और वो स्पीड एयर डिसाइड कर रहा है, ट्यूनिंग फोर्क नहीं। तो सोर्स का काम है वाइब्रेशन बना के रख देना, और उसको आगे ट्रैवल कराने का काम मीडियम का है। इसलिए कोई भी सोर्स वाइब्रेशन बना के रख दे, मीडियम अगर सेम है तो स्पीड सेम रहेगी। हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड, ऐसा सुना है आपने? स्पीड ऑफ साउंड 330। कभी ऐसा कभी बोलते हैं क्या कि इस आदमी की स्पीड का साउंड साउंड की स्पीड 330 है और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा मिल रही है, जिस जो भारी आवाज में बोल रहा है वो साउंड थोड़ा धीरे चल रहा है? ऐसा नहीं होता। केवल मीडियम पर डिपेंड करता, सोर्स पर नहीं। हाँ, ठीक है।
इसको लिख लो भाई, ये डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। ये भाई मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूंगा, यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल वेव, ये जनरल रूल नहीं है। ये जनरल रूल नहीं है, ये मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी है, ये सभी में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड, सोर्स और मीडियम दोनों पर डिपेंड करेगी। थैंक यू। जैसे कि वाटर में रेड कलर के लाइट का स्पीड अलग होगा, ग्रीन कलर का अलग होगा, ब्लू कलर का अलग होगा, उनके फ्रीक्वेंसी भी अलग है और उनका स्पीड भी अलग है। लेकिन साउंड में या किसी मैकेनिकल वेव में ऐसा नहीं होता। अगर साउंड वेव वाटर में चल रहा है तो फिर सभी सभी साउंड का स्पीड वाटर में सेम ही है। ठीक है, ये हो गया, वेव को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव का इक्वेशन लिख के ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया मैंने। इसको जरा डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा ए ओमेगा, चलो माइनस लगा दो, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो डी वाई बाई डी टी है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये थोड़ा ऐसे राउंड डेल वाई बाई डेल टी होता है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है ये फंक्शन दो वेरिएबल का है लेकिन हम इसको एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टी के। तो एक्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो ये ऐसे थोड़ा राउंड ऐसे बन जाता है, डेल वाई बाय डेल टी। उतना हमको सीरियसली लेना नहीं, लेकिन उसको कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी कि मीडियम के पार्टिकल का वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेंगे तो ए ओमेगा हो गया। ये तो बिल्कुल एसएचएम जैसा है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसी भी बीच के पोजीशन पे पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कुछ एसएचएम की कहानी याद आई? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को वाई बोल रहे हैं, एक्स नहीं। करेक्ट। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये साइन है, ये कॉस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, वो सब मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखें तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डी टू वाई बाई डी टी टू, और वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसमें किसी को प्रॉब्लम? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं बना रहा हूं, उसके बाद वी विल सॉल्व सम इक्वेशंस, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्वेशन बेस्ड। देखना ध्यान से,
इसको आगे चल के कंडीशन में पढ़ेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिया। मैं बोल रहा हूं ना, अगर कोई वेव फंक्शन नहीं दिया होगा तो यही हम लोग साइनोसॉइडल वाला ही लेके चलते रहेंगे। प्रीवियस पेज बोल दिया। चलिए, अभी अभी हमने डिफरेंशिएट करा था, तो dy बाई डी टी का वैल्यू आया था माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सिंबल में ऐसे मैंने डी लिखा है, वो थोड़ा ऐसे डेल होता है। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, x के रिस्पेक्ट में, तो k बाहर आ जाएगा, k तो हो जाएगा ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो dy बाई डी टी का वैल्यू a से a कैंसिल हो गया, माइनस ओमेगा बाई के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये ओमेगा बाई के को स्पीड c बोलते हैं। तो ऐसे डेल वाई बाई डेल टी यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस सी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। ये कंडीशन ऑफ वेव भी कहते हैं लोग कि भाई अगर कोई कहे प्रूव करो ये वेव है, तो आप कह दोगे कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का रेशो स्पीड ऑफ वेव के बराबर आ रहा है, तो प्रूव हो गया कि वो वेव है। टाइम का डेरिवेटिव और एक्स का डेरिवेटिव अगर उनका रेशो ले तो सी के बराबर आ जाए तो ये वेव है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, जैसे इसको दो बार डिफरेंशिएट करें तो दो बार ओमेगा बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें दो बार डिफरेंशिएट करें तो दो बार के बाहर आएगा, के और के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को अगर लिख दे तो सी स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स टू। बहुत ही गंदे हैंड राइटिंग में लिखा। दो बार डिफरेंशिएट, डी टू वाई बाय डी टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू। तो ये दो बार डिफरेंशिएट करने से क्या फायदा हुआ? देखो यहां पे माइनस इसलिए क्योंकि यहां माइनस चल रहा है। अगर यहां प्लस होता तो यहां प्लस आता। तो लोगों ने कहा प्लस और माइनस, कभी किसी के आंसर में माइनस आ जाएगा, कभी किसी के आंसर में प्लस आ जाएगा, तो सब रोते रहेंगे। तो हमने बोला अरे दो बार डिफरेंशिएट करो, प्लस होगा तो वो भी दो बार होके प्लस ही रहेगा, माइनस हुआ तो दो बार होके माइनस का भी प्लस हो जाएगा, तो इसमें कभी माइनस आएगा ही नहीं। तो दो डेरिवेटिव का रेशियो लेंगे तो सी स्क्वायर ही आएगा। कुछ समझे क्या? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं तो नहीं होता, मुझे तो आइडिया है कि कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा, लेकिन जो कंफ्यूज होते हैं उनके लिए। तो हमारी ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर कंडीशन ऑफ वेव है। तो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। अगर कोई कहे आपके स्कूल में या किसी एग्जाम में कि मैथमेटिकली कंडीशन बताओ जिससे कोई भी इक्वेशन वेव है या नहीं हम पता लगा पाए, वैसे तो हमें देख के पता चल जाता वाई फाइनाइट होना चाहिए और फंक्शन एक्स और टी का पावर वन का प्लस माइनस होना चाहिए। अगर इन दोनों में से सारी दोनों बातें ट्रू हैं तो वेव फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं नहीं हमको तो मैथमेटिकली प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ, तो आप ऐसा करो। ठीक है भाई। इसको लिख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं आपको इंपॉर्टेंस सिखाता हूं। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये आगे भी यही लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में जो डेल वाई बाय डेल एक्स है उसको हम स्ट्रेन भी कहते हैं या स्लोप ऑफ
वाई एक्स ग्राफ भी कहते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, इसलिए यहां स्लोप लिखा हुआ है। ओमेगा बाई के को सी कहते हैं, यहां पे वी डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने अपना सिंबल सी बनाया है, बुक्स में वी ही होता है स्पीड ऑफ वेव, मैं फिर सी क्यों लिखता हूं, मुझे अच्छा लगता है सी लिखने में, बस इसलिए लेता हूं, है ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी एक वेव है, और आपने देखा होगा स्पीड ऑफ लाइट का हर जगह सिंबल सी ही होता है, इसलिए वेव का सिंबल मैंने अपने दिमाग में सी रखा हुआ है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ ये सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए था, तो इसको मैं हटा देता हूं। वाह, अब एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन समझो। ये एक वेव के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ किसी मोमेंट पे दिया है, ये ट्रांसवर्स वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, ट्रांसवर्स वेव है। जब ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, इसका मतलब मीडियम पार्टिकल या तो ऊपर चल रहे होंगे या नीचे चल रहे होंगे, वेव क्योंकि राइट में चल रही है। मैंने जो बोला समझ गए क्या? अगर मैंने ट्रांसवर्स वेव बोला तो वेव राइट में चलेगी तो पार्टिकल ऊपर नीचे चलेंगे। यहां पे एक पॉइंट है पार्टिकल जिसको ए कहते हैं, यहां पे बी है, यहां सी है, यहां डी है, ऐसे यहां ई है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। अगर मैं एक एक पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपसे पूछूं, तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बी सी डी ई, ऐसे अलग अलग दे दिया, तो पहला बात है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या निकाला, वी डब्ल्यू यानी सी इंटू स्लोप, माइनस सी इंटू स्लोप, माइनस सी इंटू स्लोप, ठीक है, इसी से निकालना। अच्छा बताओ, एक ऐसे बिना बिना सॉल्व किए बताओ, ए का डायरेक्शन किधर लग रहा है, किधर चल रहा होगा, ये जल्दी से बोलो, जल्दी से। तुम्हारा ऑप्शन है ऊपर नीचे, अप डाउन, यू डी, जल्दी बोलो जल्दी। ए किधर जाते हुए लग रहा है? हाँ, देखने में ए ऊपर जाते हुए लग रहा है, लेकिन ए जाएगा नीचे, देखो ध्यान से। देखने में ए ऊपर जाते हुए लग रहा है, इसलिए जो लग रहा है उस वो आंसर सही नहीं आएगा, आंसर वही सही आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा, इसलिए आपका पोपट हो जाएगा। तो देखो हम जल्दी से करते हैं, मैंने क्या करा, पहले ए पॉइंट पर वेलोसिटी है तो ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये बताओ, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव? ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बिल्कुल सही, अनमोल सही कह रहे हो, आगे बढ़ा के वेव को देख सकते हैं, लेकिन मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, स्लोप पॉजिटिव है, तो हमने लिखा वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस सी और डी वाई बाई डी एक्स। अब ए के लिए बात करते हैं, एट ए माइनस, अच्छा बताओ सी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, सी किधर है, सी किधर लगा, ऐसे लिखा हुआ है, तो सी है प्लस, और स्लोप भी क्या है, स्लोप भी है प्लस, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, माइनस, माइनस का मतलब है डाउन। हमें कैसे पता माइनस का मतलब डाउन, अबे यार ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो नीचे ही तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। गेम समझ गए क्या? गेम समझ गए क्या? अच्छा बताओ बी का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट बी? हाँ, बी का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बी का वेलोसिटी जीरो है, और जीरो का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो नो डायरेक्शन। सी का बोलो, डी का बोलो, ई का बोलो, ई तो एक जैसा ही है, तो जहां स्लोप पॉजिटिव है वहां नीचे, जहां स्लोप नेगेटिव वहां ऊपर, क्योंकि वेव राइट में चल रहा है, अगर वेव लेफ्ट में चल रहा हो तो उल्टा बोलते। जल्दी जल्दी कर लो भाई। ये हमने जो लिखा है वो ट्रांसवर्स वेव है,
ये जो हमने लिखा है वो ट्रांसवर्स वेव है। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तो आंसर ऊपर या नीचे के बजाय राइट या लेफ्ट होते। अब मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं और फिर उसके हिसाब से आंसर कैलकुलेट करेंगे। ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया? यहां पर भी ABCDE, Y X, और ये चल रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेव, C ऐसे है। और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ ABCD एंड D ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी जो हमने करा था ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में बोलते हैं ऊपर नीचे यही ऑप्शन होते हैं। इसमें राइट लेफ्ट ये आंसर होंगे। हमारा जो dy/dt है, या जिसको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहते हैं, उसका वैल्यू -c इंटू dy/dx है। अब अगर a पर बोला जाए तो vp का वैल्यू -c का खुद आंसर नेगेटिव है, c खुद नेगेटिव एक्स एक्सिस है, माइनस लिख दो। और dy/dx a पर जो स्लोप है वो भी नेगेटिव है। करेक्ट? समझ गए? इस वेव को खिसका भी सकते हो, लेकिन हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव में आंसर आ गया तो हमारा, वैसे अगर ट्रांसफर्स होता तो आंसर डाउन और पॉजिटिव आता तो अप, क्योंकि पॉजिटिव आई एक्सिस ऊपर है। लेकिन ये वाले पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं, आगे पीछे, हमारा आंसर नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब है ये लेफ्ट की तरफ हो गया। आप समझ गए क्या? इस ग्राफ में देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर है, राइट में कि लेफ्ट में? तो पॉजिटिव अगर राइट में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा पार्टिकल तो राइट में चलेगा, और नेगेटिव चलेगा तो लेफ्ट में चलेगा। ऐसा ही तो बनाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी 0 है, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं 0। नहीं, सी को 0 नहीं लिखते, डी को 0 लिख देते हैं, सी को लिख देते हैं राइट में, ई को लिख देते हैं लेफ्ट में। मीन पोजीशन वाले पार्टिकल का ही वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये एसएचएम में आप पढ़ चुके हैं। मीन पोजीशन में जब वेलोसिटी पार्टिकल है तो वो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा, ए ओमेगा। यानी पार्टिकल का मोशन किसकी तरह? एसएचएम की तरह। पार्टिकल ऐसा लगेगा जैसे ट्रांसवर्स वाला ऊपर नीचे एसएचएम कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वाला लेफ्ट राइट में साइन वेव। अब जो भी रटना नहीं है यार, स्लोप से तुम कैलकुलेट देख लेना, है ना। स्पीड का डायरेक्शन दिया होगा, स्लोप का आपको साइन पता चल जाएगा। स्पीड का डायरेक्शन, जहां पर वेव चल रही है उसका डायरेक्शन दिया होगा, राइट तो पॉजिटिव, लेफ्ट तो नेगेटिव। अब हमारा आंसर आ गया नेगेटिव, तो लेफ्ट लिख दिया। चलो ये क्वेश्चन करते हैं जरा। बताओ ये वेव इक्वेशन है कि नहीं? इसको खिसका के बताओ कैसे करेंगे। अबे तो खिसका के तो तुमने बोल ही दिया कर लेंगे, पागल। जब ये वेव है, अगर लेफ्ट में खिसक रहा है तो लेफ्ट में खिसकने के बाद तो ऐसे ही बनेगा। तो देखो ए जो था यहां था, वो ये नीचे आ गया नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है कि नेगेटिव वाई की तरफ है, पॉजिटिव वाई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब है इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, नेगेटिव में डिस्प्लेस हो गया।
लेकिन नेगेटिव को अब लेफ्ट या राइट लिख सकते हैं क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये खुद बनाओ भाई दिमाग में। चलिए, ये वेव फंक्शन है कि नहीं? वेव इक्वेशन है। स्पीड 3, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेव इक्वेशन है, ये बात समझ में आ गई है आपको? अभी अभी तो इसका फंक्शन बना ही दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन इज। लेकिन अब वेरीफाई करना है, ये तो हमने पता लगा लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो ऐसे, dy बाई डी टी। तो डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा और -3 आ जाएगा। तो -3 इंटू एफ डैश ऑफ दिस फंक्शन x, टी। फिर dy बाई डी एक्स करोगे तो अब ये x के साथ वाला नंबर +1 इंटू एफ डैश एक्स, टी। इसको हटा दो तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू -3 dy बाई डी एक्स। आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ये स्पीड है ना, dy बाई डी एक्स माइनस सी dy बाई डी टी इज माइनस सी dy बाई डी एक्स। सी का वैल्यू 3, देखो ये आ गया। चलो ये करते हैं, लिखो जरा इक्वेशन। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं भाई, हैं, वरना चैप्टर बोरिंग होने लगेगा। अभी चैप्टर और इंटरेस्टिंग होगा, मतलब अभी बहुत मजा आएगा आपको चैप्टर में, और भी चीजें वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है। वेव पल्स इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्सिस अलोंग द स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई और पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 एट टाइम टी इज गिवन। तो मतलब कि इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 डाल चुके हैं, तब ये आ रहा है। x इक्वल टू जहां पे x होता था वहां 0 डाल दिया है। आपको पता है ये t प्लस एक्स वाई वी या t माइनस एक्स वाई वी का होल स्क्वायर हो सकता है। ये मतलब t प्लस एक्स बाई सी या t माइनस एक्स बाई सी का होल स्क्वायर हो सकता है। उसमें x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये टर्म, x वाला टर्म 0 हो गया। तो लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन y एक्स टी दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम के साथ बताना है। तो वेव पल्स ट्रैवलिंग ऑन 2 मीटर पर सेकेंड है, गिवन बाय। अभी इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते कि +2 मीटर पर सेकेंड हो गया है, यानी ऐसा मान लेते पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, वरना कुछ कह नहीं पाएंगे। मतलब अभी ये कुछ कह नहीं सकते इसमें। तो हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन आ सकते हैं। y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी प्लस, अगर अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलने वाला है तो t माइनस एक्स बाई सी का होल स्क्वायर +1, या y2 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर +1। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है सही। इसमें भी x इक्वल टू 0 डालने पे ही आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। समझ गए क्या? सर आप क्वेश्चन खुद ही से लिख सकते हो क्या? फिर बाद में पूरा लिखना पड़ता है, आपके साथ साथ लिख जाता है। चुप कर, इतना बढ़िया क्वेश्चन में अच्छी हैंड राइटिंग लेके आया हूं। ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर आप ही मेहनत करो। अरे लिख लो यार, टाइम। अच्छा, तुम ऐसा हो जाता है। हाँ बेटा, यही सब कह के चढ़ा देते हो टीचर को, बाद में वो टीचर बेचारा घिसता रहता पेन। मैं सब समझता हूँ। करो करो। अब इस क्वेश्चन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं दिया था, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए। दोनों पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए।
चलिए, पहला क्वेश्चन था कि फंक्शन बताओ। पहला क्वेश्चन यह है कि फंक्शन बताइए, तो फंक्शन तो हमने बता दिया, या तो ये होगा या ये होगा। अभी थोड़ी देर मान के चलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला वेव है, तो ये फंक्शन तो होगा ही होगा। फिर हमने बोला कि इसका पल्स का इक्वेशन बताओ। ये बताओ, अगर t इज इक्वल टू 0 पे पल्स का शेप पूछा है, t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां अगर t इक्वल टू 0 डालू और x का वैल्यू भी 0 डाल दूं, तो क्या ये डिनोमिनेटर वाला टर्म मिनिमम हो जाएगा? t की जगह तो 0 डालना ही है, अगर x की जगह भी 0 डाल दे तो क्या डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, यानी y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा पल्स बनेगा जो x इक्वल टू 0 पे मिनिमम हो, सॉरी मैक्सिमम हो। देखो 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 देखो, ऐसा पल्स बनेगा। क्योंकि ये होल स्क्वायर जैसे फंक्शन होते हैं ना, जैसे राइट में होते हैं वैसे लेफ्ट में होते हैं, जैसे राइट में होते हैं वैसे लेफ्ट में। ये पल्स बनाया t इज इक्वल टू 0 पे, और y का वैल्यू x के साथ ड्रॉ किया है, और ये मैक्सिमम वैल्यू चल रहा है 2। एक ही पल्स है, जैसा राइट में रहेगा वैसा लेफ्ट में, क्योंकि होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर, उसमें x का वैल्यू 1 डालोगे तो जो आंसर आएगा, -1 डालने पे वही आएगा, +2 डालने पे जो आएगा, -2 डालने पे भी वही आएगा, +3 डालने पे जो आएगा माइनस। दोनों साइड ऐसे डिक्रीजिंग बना दिया। ये पल्स का शेप है t इक्वल टू 0 पे। अच्छा बताओ, t इक्वल टू 1 पे ये पल्स खिसक जाएगी। इस वेव का स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ 1 सेकेंड में ये पल्स कितना शिफ्ट हो जाएगी? दिस पल्स हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, या तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव। तो 1 सेकेंड में ये पल्स कितना शिफ्ट हो जाएगा? 2 मीटर। इसका मतलब है अगर हम t इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पल्स का हाइट 2 पे दिखेगा। क्या ग्राफ कुछ समझ में आया बच्चे लोगों? ग्राफ कुछ समझ में आया? जैसा ग्राफ है वैसा का वैसे ही आगे खिसका दो। कितने मीटर आगे खिसका दो? 2 मीटर आगे खिसका दो। हमें कैसे पता आगे खिसकाना है? वो हमने मान लिया है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलने वाला। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलने वाला पल्स होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। क्या ये पल्स बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना भयंकर लगता है? उतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्सपोनेंशियल पल्स और ये ऐसे वाले फंक्शन के पल्स ऐसे ही होते हैं। एक्सपोनेंशियल का भी ऐसे मूछों जैसा बनता है, ऐसे ऊपर जाएगा, ये मेरी जैसे मूछे है ना वैसे। ये भी पीक वैल्यू फिर नीचे। इसको भी, इसको नोट मत करो, इस क्वेश्चन को नोट मत करो, इस क्वेश्चन को केवल पढ़ो। फिर मैं अभी, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, अब इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसका अभी आपको भेज दूंगा मैं प्रिंट आउट, सॉरी नोट्स में तुरंत ही भेज दूंगा। तो आप उसको सेव करके फिर नोट कर लेना, मतलब देख के नोट कर लेना, इसको केवल पढ़ लो। लिखा हुआ, a sinusoidal wave traveling in a positive x direction, amplitude 15 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज। सी होता है वेलोसिटी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हटाया 3.2 मीटर पर सेकेंड। अगर आगे चल के स्पीड पूछा तो हमने निकाल दिया। फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे बैठा है। अब सोचो, अगर x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल पहले से ही एम्पलीट्यूड पे बैठा है, तो या तो इक्वेशन a cos ओमेगा t का लिखेंगे, या इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस π/2 का लिखेंगे। कुछ समझे क्या? अगर कोई पार्टिकल 0 से स्टार्ट होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? a sin ओमेगा t। अगर वो पहले से एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो लिखेंगे a cos ओमेगा t। मैंने ये जो बोला ये बात SHM में पढ़ी थी। इस पार्टिकल पे ध्यान देना, ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है,
और ये पहले से ही ऊपर उठ चुका है, यहां पहुंच गया एक्सट्रीम पे, ये वैसे वाइब्रेट कर रहा था। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? मीन पोजीशन से अगर कोई t इक्वल टू 0 क्रॉस करता हो तो हम कहते हैं इसका इक्वेशन a साइन ओमेगा टी, अगर एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो a कॉस ओमेगा टी। चलिए पहला पार्ट, फाइंड एंगुलर वेव नंबर, यानी k का वैल्यू बताना है। k होता है 2 पाई/λ। अरे ये तो नाम लिखा ही नहीं था, वेव कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, इसको कहते हैं वेव कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। किसको? k को। ये k है, k 2 पाई/λ, 2 पाई/λ को 40 सेंटीमीटर लिख दिया, k का वैल्यू आ गया। पहला आंसर। टाइम पीरियड, ये जो फ्रीक्वेंसी इसको उल्टा कर दोगे, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/8 सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को 8 लिख दिया, 16 पाई हो गया। सारे फॉर्मूला बेस्ड बातें। एंड स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव हो गया ये, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। डिटरमाइन द फेज कांस्टेंट फाई एंड राइट जनरल एक्सप्रेशन इन साइन थीटा। ऐसे हम साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज जो है वो π/2 लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू a साइन, यहां पे लिख रहा हूं देखो k 2 पाई/, इसको ना 40 को मैं सेंटीमीटर से मीटर कर देता हूं, तो 0.4 कर देता हूं, kx ओमेगा टी, ओमेगा ओमेगा टी माइनस kx विच इज 2 पाई/0.4 x प्लस π/2। इक्वेशन समझ में आया? ओमेगा टी माइनस kx प्लस π/2। चलो इसमें ना x इक्वल टू 0 डालो तो क्या आएगा? इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 डालो तो क्या आएगा? x इक्वल टू 0 डालो तो क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कॉस आना ही चाहिए x इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी बात, हमको कैसे पता चला के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखना है या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखना है? उसके लिए मैंने ऐसे सोचा कि x इक्वल टू हटाने पर, x इक्वल टू 0 डालने पर साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ जाए। तो ओमेगा टी को प्लस लिखा और के एक्स को इसलिए मैंने माइनस लिखा, जिससे कि x इक्वल टू 0 डालने पर के एक्स वाला टर्म तो हट जाएगा और ओमेगा टी प्लस में रहेगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल होता है इक्वेशन में, 2-4 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, उसी में तौल तौल के चलाना होता है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अच्छा हाँ, ये लिखा है वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए बीच का साइन देखो क्या लिखा हुआ है हमने, माइनस। बात पहचान गए क्या? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी लिख लो, उसको सॉल्व करके बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में। y इज इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 एट t इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 एट t इज इक्वल टू 3। मतलब इसके अंदर एक ऐसा इक्वेशन छुपा हुआ था जहां पे t का वैल्यू 1 डालने के बाद ऐसा दिख रहा है और t का वैल्यू 3 डालने के बाद ऐसा दिख रहा है, यानी t नहीं दिख रहा, t के वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो फाइंड स्पीड, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव।
अब वेलोसिटी लिखा तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने हैं आपको, ठीक है। तो दिमाग लगाना, बहुत अच्छी ट्रिक है इसमें, इसको कर लोगे तो फिर मैं अभी आपको नोट्स भेज देता हूं, आखिरी वाला क्वेश्चन आप नोट कर लेना। और वेव के हम आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं, आधे रास्ते पे मे बी 30% वेव हो चुका है, अब 70% हो, आधे रास्ता तो नहीं है, थोड़ा 30% हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो प्रोग्रेसिव यानी कि ये वाला नॉर्मल जो वेव होती है, प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव जिसको कहते हैं, इसकी एनर्जी, इसका पावर और इसकी इंटेंसिटी के फॉर्मूले लिख लेंगे। फिर सुपर पोजिशन में चलेंगे, मेन कॉन्सेप्ट वहीं पे है। सुपर पोजिशन किसको कहते हैं? जहां पे दो तीन चीजें मिल जाती हैं, दो तीन वेव मिलेंगे तो सुपर पोजिशन, दो तीन एसएचएम मिलते थे सुपर पोजिशन, दो तीन ग्रेविटेशन फील्ड मिलती थी सुपर पोजिशन, दो तीन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं तो हम कहते हैं सुपर पोजिशन। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वही सीखने के लिए ये सब कहानी चल रही है, ठीक है। उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।